हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। चलिए आज की क्लास में हम पेपर 2 के बारे में बात करेंगे। आपने अभी तक जो पेपर 1 का जो सेक्शन था, इसको अगर आपने नहीं कवर किया है, इसको हमने दो पार्ट, जिसमें से पॉलिटी, हिस्ट्री और जो कुछ करंट अफेयर्स का सेक्शन था, उसको हमने इसमें कवर कर रखा है। जरूर देख लीजिएगा। ये जो क्लास होने वाली है, ये पर्टिकुलरली पेपर 2 को लेकर के यहाँ पे क्लास होगी। ठीक है, आपको मैं पहले यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो चलिए हम बिना देरी की हुई बात को अपनी शुरू करते हैं, यानी क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम डेट बहुत पास है। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन के। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी अर्थशास्त्र की वह शाखा है कि वह कौन सी ऐसी ब्रांच है जो पूरे समुदाय, यानी कि कोई समुदाय हो सकता है, कोई राष्ट्र हो सकता है, या कोई एक क्षेत्र भी हो सकता है, या पूरे संपूर्ण विश्व की एक अर्थव्यवस्था है, संरचना है, व्यवहार से संबंधित है। यानी कि ये कुल मिलाकर के बात कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई राष्ट्र, समुदाय, क्षेत्र है, या कोई विश्व की अगर अर्थव्यवस्था है, ये कुल मिलाकर के बड़े स्तर की बात हो रही है, यानी कि लार्ज स्केल। तो इसका मतलब है कि अर्थशास्त्र की, यानी कि जो इकोनॉमी की कौन सी ऐसी ब्रांच है, वो यहाँ पे बात करते हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये यहाँ पे इसको डील किया जाता है। जो यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसको यहाँ पे इससे डील किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगा होगा, आपने इसको कर भी रखा होगा, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश आमतौर पर राष्ट्रीय आय को दर्शाता है, यानी कि नेशनल इनकम की बात कर रहा है। सिंपली आपसे पूछ रहे हैं नेशनल इनकम का फार्मूला क्या है, और जो फाइनल आपका नेशनल इनकम वाले चैप्टर में जो निकलता है, वो इसमें पूछ रखा है, फार्मूले की ही यहाँ पे बात हो रही है। देखिए, जब भी हम नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं, इसको तो हम नेशनल इनकम कहते हैं। लेकिन अब इसमें आती हैं दो चीजें, जैसे एक आता है कि मार्केट प्राइस पे, दूसरा होता है जो साधन लागत पे होती है, यानी कि फैक्टर कॉस्ट पे जो होती है। तो अब इन दोनों को किसको शामिल किया जाता है? तो अगर हम बात करें कि जब भी नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात होती है, जब भी फैक्टर कॉस्ट इसके साथ जुड़ जाता है, तो उसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। ठीक, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आप देखेंगे दे रखा है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये इसमें कुछ बातें रही। और इकोनॉमी का जो सेक्शन है, इसको हमने नेशनल इनकम वाला ऑलरेडी करा रखा है, आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करें राष्ट्रीय आय, यानी कि जो नेशनल इनकम की गणना है, निम्नलिखित में से उसमें कौन सी चीजें या क्या नहीं शामिल होता है, उसमें क्या नहीं शामिल होता है। चलिए देखिए, जैसे नेशनल इनकम की गणना में जब भी देखेंगे, जब भी पूरे उस देश की टेरिटरी में जो भी प्रोडक्शन एक साल के अंतर्गत हुआ होता है, उसको तो शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि वार्षिक माल का जो उत्पादन है, ये तो इसमें शामिल होता है। तो ये तो हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। फिर कह रहा है जो वार्षिक सेवाओं का मूल्य, ऑलरेडी हमने पहले ही बता दिया कि जब भी सारी चीजें उसके अंतर्गत इंक्लूड होती हैं, किसी भी टेरिटरी में, किसी भी देश की कंट्री में, उसकी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जितनी भी चीज, भौगोलिक सीमा से ऐसे क्या है, यानी कि जो भी भौगोलिक सीमा का आशय ये है कि जो भी उस देश के विदेशों में दूतावास होंगे, वहां वो भी उनकी टेरिटरी में शामिल किए जाते हैं। आप इस डाउट में हमेशा रहते होंगे, इसको मैं आपको यहीं पे ही क्लियर करना चाहता हूँ। तो, तो ये भी इसमें शामिल होती है। ठीक है, ये ऑलरेडी शामिल हो गया। कह रहा बच्चे बच गए जो बेचे गए पुराने माल का मूल्य, ये ऐसा कुछ नहीं है। बेचे गए पुराने मूल का मूल क्या है, इसमें तो ऑलरेडी उसमें शामिल हो ही गए ना। जो वैल्यू फॉर जो ओल्ड गुड्स है, ये तो ऑलरेडी उसमें शामिल करी जा चुकी हो चुकी है। जो भी फाइनेंशियल ईयर आता है, उसमें तो जो है सारी इंक्लूड करके जो डेटा जो हमारे सामने आता है ना, तो वो तो उसी का आता है। तो ये तो ऑलरेडी उसमें इंक्लूड होता ही है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे जो न्यू जो टेक्नोलॉजी होती है, ये शामिल नहीं होता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए
कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा उत्पादन कारक का हिस्सा नहीं है, यानी कि जो नॉट ए पार्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कौन सा शामिल नहीं होता है। देखिए अब इसमें तो अगर देखा जाए तो जो जमीन है यानी कि जो लैंड है ये तो शामिल होता ही है। जब भी कोई हमें सबसे पहले तो इस एरिया को देखना पड़ेगा ना कि इस एरिया में हम कितना स्क्वायर मीटर है, कितना वगैरह चीजें हैं। इसमें हम पहले जमीन यानी कि लैंड इसको देखेंगे तो जमीन की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो भूमि भूमि यहाँ पे शामिल होता है। फिर इसके बाद उस फैक्ट्री में या उस जो कंपनी है वहाँ पे श्रम की भी जरूरत होगी, लेबर की भी जरूरत होगी। फिर उसके लिए क्या होगा, यानी कि कैपिटल यानी कि उस धन की भी आवश्यकता होगी। ये यहाँ पे ट्रांसलेट किए गए हैं इन गूगल ट्रांसलेट का, देख रहे हैं कैसे मिस्टेक यहाँ पे होता है। इसी तरीके से यूपीएससी के कॉपी में भी आपको देखने को मिलेगा। यूपीएससी के जो क्वेश्चन पेपर होता है गूगल ट्रांसलेट ऐसे ही गलती, कैपिटल को कर दिया राजधानी, जबकि क्वेश्चन है यहाँ पे इकोनॉमी का। तो यहाँ पे कैपिटल की भी कमी होती है, यानी कि इसकी भी आवश्यकता होती है। यानी कि जो वेजेज होते हैं ये जो होते हैं ये इसमें शामिल नहीं होते। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन। चलिए पांचवें क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है वास्तविक जीडीपी के लिए रियल जीडीपी को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे कि जैसे जब भी हम दो चीजों में बात करते हैं, देखिए एक तो हम बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं, और दूसरी हम बात करते हैं रियल जीडीपी। ठीक है, तो जब भी हम रियल जीडीपी की बात करते हैं तो रियल जीडीपी में क्या होता है, हर कंट्री अपना अपना एक जो है बेस ईयर जो है घोषित करती है। जैसे भारत का बेस ईयर कौन सा है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका मैं आंसर आपको यहाँ पे नहीं देने वाला। तो अब ये जो बेस ईयर है ये घोषित तो होता है, लेकिन ये जो यूनाइटेड नेशन की जो संस्था है SNA, इन्होंने बता रखा है प्रत्येक कंट्री को कि आप अपना एक बेस ईयर हमें बताइए। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए बेस ईयर में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, जिससे कि उस ईयर को शामिल किया जाता है जिसमें ना तो ज्यादा ऊंचाई हो और ना ही ज्यादा, मतलब वो ना वस्तुओं का जो मूल्य है ना अधिक गया हो और ना ही इतनी गिरावट आई हो, तो उसको हम बेस ईयर यहाँ पे रखते हैं। तो वो बेस ईयर कौन सा है भारत का, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो यूएनएसएनए के द्वारा बताया गया है, तो भारत ने भी अपना एक बेस ईयर घोषित किया है। तो जब भी हम बेस ईयर की बात करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, रियल जीडीपी की गणना करते हैं। यानी कि बेस ईयर के अकॉर्डिंग हम जो है रियल जीडीपी यानी कि जो जीडीपी की जो ग्रोथ रेट होती है वो रियल में कितनी है वो बेस ईयर से पता चलता है। ये जो बेस ईयर होता है इससे पता चलता है कि जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो कितनी है। ठीक है, तो अब इस आंसर की बात करते हैं। चालू वर्ष के उत्पादन का मूल वर्तमान कीमतों पर आंका जाता है, तो ये तो नहीं शामिल होता है। सही हमसे पूछ रहा है, करे चालू वर्ष यानी कि करेंट ईयर, जो करेंट ईयर में जो उत्पादन हुआ है उत्पादन का मूल्यांकन, यानी कि जो चालू वर्ष में जो भी करेंट ईयर में जो भी उत्पादन हुआ उसका मूल्यांकन यानी कि जो कैलकुलेशन है उस बेस ईयर पर किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया जब भी रियल जीडीपी की बात आएगी तो बेस ईयर आपके आंसर्स में इंक्लूड होना चाहिए। तो बेस ईयर आ गया, तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये रही बात रियल जीडीपी। अब नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है इसका मैं यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ करके बताना चाहूंगा। जैसे नॉमिनल जीडीपी में देखिए आप देखे होंगे कि जब भी किसी भी देश के द्वारा या आईएमएफ के द्वारा बताया जाता है ना कि आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, क्या करते हैं हर कंट्री का जो भी ग्रोथ रेट है इसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, करते हैं कि जैसे भारत की ग्रोथ रेट आईएमएफ के द्वारा बताई गई थी कि 6.3%
ग्रोथ रेट रहने वाली है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये जो क्या रियल है, ये जो बेस ईयर यहाँ पे जो होता है ये नॉमिनल ईयर हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको इसको याद रखना है। और जब भी हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं जीडीपी की, तो वो भी नॉमिनल पे ही होता है, रियल पे नहीं होता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। बाकी चाहे तो आप मेरा इसका डिटेल से नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, ग्रीन जीडीपी, सारा कुछ मैंने उसमें डिटेल में कवर करा रखा है। ठीक है, हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 6वां क्वेश्चन होगा। चलिए 6वें क्वेश्चन में बात करें, कारण निम्नलिखित में से कौन सकल राष्ट्रीय उत्पाद का हिस्सा है, यानी कि जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, जीएनपी की बात कर रहा है, इसमें कौन सा हिस्सा है। देखेंगे तो आयात भी शामिल होता है, निर्यात भी शामिल होता है। जो विदेश में रहने वाले जो निवासी हैं, जैसे जो भारत के लोग विदेशों में काम करते हैं, जैसे कई सारे इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं, सर्विस देते हैं अलग अलग कंट्री में जा करके, तो वो अपने पैसे यहाँ पे भेजते हैं। तो उससे जो विदेशी निकासी होती है, उससे जो भारत को धन अर्जित होता है, तो वो भी इसमें शामिल किया जाता है। तो करंट हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, वो करेंगे हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 7वें क्वेश्चन की बात करें सरकार द्वारा लगाई गई अतिरिक्त लागत जो ग्राहक के लिए कीमत बढ़ाती है, तो उसे क्या कहा जाता है। जब भी कोई कीमत सरकार बढ़ाएगी तो कब, किस फॉर्म में बढ़ाएगी। जब भी आप देखेंगे जो फाइनेंशियल ईयर आएगा, जब भी बजट की बात करते हैं, ठीक है, जब भी बजट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें लोग देखते हैं ना कि कितने परसेंट का जो इनकम टैक्स है, कितना इंक्रीज किया गया, कितनी छूट दी गई। तो ये क्या है, डायरेक्टली जो आ, लोग होते हैं, ग्राहक जो होते हैं, उन पे इम्पैक्ट करता है कि नहीं करता है। तो और जो बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं उन पे भी इम्पैक्ट ऑब्वियसली पड़ेगा ही। तो क्या कहते हैं, ये जो गवर्नमेंट, कोई भी देश की गवर्नमेंट होती है, वो टैक्स के फॉर्म में लगाती है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर। चलिए 8वें क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे मुझे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, मुझे इसका आंसर बताएंगे। कह रहा भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। आई थिंक इतना बेसिक से क्वेश्चन है, आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम 9th नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे पूछा जरूर जा सकता है। कह रहा भारत में जीडीपी की गणना कौन सी संस्था करती है। नहीं, भारत में जीडीपी की गणना कौन करती है। हम इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले इसका एक बैकग्राउंड जान लेते हैं, आपको आंसर इसका ऑलरेडी मिल जाएगा। चलिए देखिए 2019 से पहले क्या होता था, इसकी गणना जो है सीएसओ के द्वारा की जाती थी, यानी कि जो जीडीपी की गणना होती है वो सीएसओ के द्वारा की जाती थी, आंकड़े ये जारी करता था। और इसके अंतर्गत देखेंगे तो एक विभाग आता था एनएसओ और एनएसओ। ठीक है, ये दो विभाग आते थे, ये दोनों हेल्प करते थे, और जो है सीएसओ जो है आंकड़े जारी करता था। तो ये बात जो है 2019 से पहले की है। अब जो देखिए 2019 के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे रंगराजन समिति बनी। रंगराजन समिति रंगराजन समिति बनी। तो इनकी रिकमेंडेशन के अनुसार इन्होंने क्या रिकमेंड किया, इन्होंने रिकमेंड किया कि जो यहाँ पे जो सीएसओ है, ये यहाँ पे आई थिंक पेन थोड़ा स्लो चल रहा है या कुछ हैंग यहाँ पे हो रहा है समथिंग कुछ। चलिए तो देखिए 2019 के बाद क्या हुआ कि जो रंगराजन समिति की अनुशंसाओं पे क्या हुआ कि जो है यहाँ पे एनएसओ बना दिया गया है, यानी कि नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस। अब इसके अंतर्गत सीएसओ और एनएसएसओ ये जो है काम करते हैं। ठीक है, अब जो है ये काम जो है एनएसओ के द्वारा किया जाता है। ये तो हमारा पुराना है। अब रंगराजन समिति के अनुसार ये अनुशंसा किया गया था कि जो है एक नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस होना चाहिए जो भारत की जीडीपी की गणना करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर की अगर बात करते हैं, देखिए अब देखेंगे कि सीएसओ भी दे रखा है, एनएसएसओ भी दे रखा है, आर्थिक मामले के विभाग तो ये तो होगा ही नहीं, और एनएसओ भी दे रखा है। तो अब के हिसाब से देखा जाए तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, ये सारी चीजें इसमें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन मेरा आगे बढ़ने से पहले, ये जो भी जीडीपी की गणना करती है कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, विच मिनिस्ट्री, यानी कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आते हैं, ये आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे देंगे, क्योंकि आपसे ये तो ये पूछा जाएगा, या तो आपसे पूछा जाएगा मंत्रालय मिनिस्ट्री बताइए, तो दो चीजें आपसे यहाँ से पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। होपफुली आप मुझे इसका आंसर दे देंगे। वैसे मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इस टाइप का क्वेश्चन आपको इसी पीडीएफ में ना मिल जाए। चलिए चलिए 10वें क्वेश्चन की बात करें। कह रहा है गोल्डी लॉक्स अर्थव्यवस्था प्रतिनिधित्व, यहाँ पे कह रहा है जो गोल्डी लॉक इकोनॉमी है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। इसको आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है कि जो मतलब इन्फ्लेशन होता है ये लो होता है, और जो ग्रोथ रेट होती है वो स्थिर होती है, यानी कि स्टेडी होती है। ठीक है, आपको ये दो चीजें इसमें याद रखनी है। तो ये इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा, यानी कि कम मुद्रास्फीति और स्थिर आर्थिक विकास, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर सी। चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 11वां क्वेश्चन है। चलिए, कह रहा है भारत में जीडीपी की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। देखिए मैंने पहले ही बताया आपको, ज्यादा से ज्यादा दो क्वेश्चन हम आगे बढ़े में क्वेश्चन मिल गया। चलिए, आपको तो आंसर अगर पता होगा आप कर ही देंगे इसका। वैसे भी मैं आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है। ठीक है, भारत में जीडीपी की गणना जो है कौन करता है, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ये मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूँ। हम बात करेंगे अपने 12वें क्वेश्चन की। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक जो वेरिएबल्स होते हैं उनके एग्जाम्पल की यहाँ पे बात कर रहा है। कह रहा है जो निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आर्थिक चर का उदाहरण है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है। देखिए, यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, जो संतुलन होता है, इक्विलिब्रियम होता है, उस पर यहाँ पे बात की जाती है। एग्जाम्पल की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे उपभोक्ता के ऊपर जो भी इम्पैक्ट वगैरह चीजें जो आती हैं उसको देखा जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर कह रहा है निम्नलिखित, कह रहा है निम्नलिखित में से सूक्ष्म अर्थशास्त्र का विषय है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का रहा है, सब्जेक्ट मैटर की यहाँ पे बात कर रहा है। कौन सा यहाँ पे देखेंगे जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है यही होगा। सबसे छोटी माइक्रो की बात कर रहा है, सबसे छोटा क्या होगा, कोई भी इंडिविजुअल लेवल पे कोई भी व्यक्ति है उसी की तो यहाँ पे बात हो रही है। हमने माइक्रो का पूरा डिस्कस किया ना ऊपर, अभी की जो लार्ज स्केल पे जो भी चीजें सरकार, क्षेत्र, इंडिविजुअल ये जो आती हैं, हमने क्या माइक्रो लेवल पे भी ऊपर डिस्कस किया। अब यहाँ भी कह रहा है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। चलिए, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है, बताइए कौन सी संस्था है जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स यहाँ पे जारी करती है। इसके आंसर की अगर हम बात करें, आप सभी को मालूम होगा कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स आरबीआई अपनी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यही जारी करता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 15वां क्वेश्चन होगा। आज मेरा लैपटॉप बड़ा स्लो काम कर रहा है। चलिए, यूपीआई पर, यानी कि जो 15वें क्वेश्चन की बात करें, यानी कि यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाली पहली फिनटेक कंपनी कौन सी है। फिनटेक कंपनी क्या होती है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ये मेंस के अकॉर्डिंग है, तो आपको तो यहाँ पे बस जो फाइनेंशियल टेक, यानी कि जो पूरी तरीके से ऑनलाइन ही काम करती हैं उनको ही फिनटेक कहा जाता है। तो अगर यहाँ पे यूपीआई पर जो क्रेडिट कार्ड का जो समर्थन करने वाली जो पहला यहाँ पे जो फिनटेक कंपनी है वो यहाँ पे है मे बी क्विक। तो ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 2 दिसंबर 2023 का यहाँ पे आंकड़ा लिया गया है। वर्तमान में भारत में कुल 700
छत सौर सॉरी यहाँ पे छत सौर स्थापना क्षमता में किस राज्य की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, यानी कि सोलर की यहाँ पे बात हो रही है। रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी, ये अक्सर आप देखे होंगे कि न्यूज में अक्सर ये रहता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो होगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप यहाँ पे देखेंगे 31% यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। चलिए मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि होगा 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट की शुरुआत की है। ग्रीन रूपी टर्म अगेन न्यूज में काफी था, हालांकि ये उतना हाईलाइट नहीं हुआ, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा गया ताकि इससे आपको आइडिया लग सके कि अगर क्वेश्चन आता है तो आप देखेंगे तो आपका इसका आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 18वें क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन परियोजना के लिए जैक्सन ग्रीन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किस राज्य सरकार ने किया है ये, आप इसका आंसर की अगर हम बात करें तो जो है राजस्थान गवर्नमेंट के लिए इन्होंने ही जैक्सन ग्रीन के साथ यहाँ पे एक MOU साइन किया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमने 18 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। इसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन होगा 20वां नंबर का क्वेश्चन। अच्छा, अभी हमने 18 क्वेश्चन किए ना। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय 2023 तक सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर शीर्ष खरीद करता है। चलिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में सबसे ज्यादा खरीदारी कौन सा मंत्रालय करता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा है। जो उस पोर्टल का नाम है ई मार्केट प्लेस। ई मार्केट प्लेस में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा खरीदारी जो है डिफेंस रक्षा मंत्रालय है। रक्षा मंत्रालय क्या खरीदारी करता है यार। चलिए कोई बात नहीं, हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां नंबर क्वेश्चन। 20। चलिए, RODTEP समर्थन योजना जो शुरू में 30 सितंबर 2023 को समाप्त होने वाली थी, उसको किस तारीख तक बढ़ा दिया गया है। चलिए, ये तो वैसे मोस्ट हाईलाइटेड थी, 30 जून 2024 तक इसको बढ़ा दिए गए हैं, काफी न्यूज में थी, हाईलाइट भी थी। अब जो हम बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की, कह रहा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के विकास का अनुमान बढ़ाकर कर दिया है। यानी कि इसका आंसर मैं ऑलरेडी पहले ही आपको दे चुका हूँ, जब मैं GDP वाला टॉपिक में भी समझा रहा था ना, तो मैंने बताया था वहाँ पे 6.3% ग्रोथ रेट IMF के द्वारा यहाँ पे फोरकास्ट की गई थी। फिस्कल ईयर जो यानी कि जो 2023 और 24 का होने वाला था, इसको लेकर के मैंने आपको वहाँ पे समझाया है। चलिए, ट्वेंटी टू इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। चलिए, ये कब इसकी स्थापना हुई थी। IPPI 2016, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा वाइपो निम्नलिखित में वाइपो किससे संबंधित है। बौद्धिक संपदा अधिकार, निवेश, अंतरराष्ट्रीय व्यापार या स्वदेशी लोग। स्वदेशी लोग गरीब है ऑप्शन यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे अगर वही बात करें तो यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट होते हैं उनकी यहाँ पे बात होती है, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलिए, स्टील प्रोडक्शन इस्पात उत्पाद में भारत का
विश्व में कौन सा स्थान है? अगर बात करें स्टील प्रोडक्शन में तो भारत आता है सेकंड नंबर पे। चलिए, निम्नलिखित में से भारतीय रुपया चिन्ह विकसित किया है, ये एक क्वेश्चन है। हम जेब में पैसे डाल के चलते हैं लेकिन यही नहीं पता है कि भारतीय रुपये का जो चिन्ह है वो किसने डिजाइन किया। चलिए, यानी कि जो सिंबल है किसने डेवलप किया है। अगर इसकी बात करें तो जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो उदय कुमार जी हैं इन्होंने इसको जो है डेवलप किया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज से इस बात को नोट कर लीजिएगा, कोई पूछ लेगा आपसे मार्केट मार्केट में तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। आपको याद होना चाहिए ये। चलिए, नाबार्ड 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? नाबार्ड, जाहिर सी बात है, अगर आपको एक स्टेटमेंट भी याद है ना इसके बारे में तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। भारत की 90% से ज़्यादा इसमें हिस्सेदारी है, वो भी है 99% नाबार्ड। चलिए, 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 14वें वित्त आयोग, मैंने आपसे 15वें नहीं पूछा है, 14वें की बात हो रही है। 15वां आपको पता होगा, 15वें है एनके सिंह। ठीक है, 16th कौन होंगे ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 14वां मैं आपको यहाँ पे बताने वाला, 14 15 मैंने बता दिया। 16th जो है न्यूज में बहुत है, अभी चल रहे हैं, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 14 की बात करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन, कुछ बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। चलिए, 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें, संस्था का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस कोर्स की अगर बात करें तो ये है सेबी का, ऑप्शन नंबर सी। 29th, हाल ही में कौन सा वित्तीय संस्थान है, जो वैश्विक वित्तीय संस्थान है, भारत के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा और संरचना यानी इन्वेट्स की एंकर निवेशक बन गया है। यानी कि इन्वेट्स की बात हो रही है, यानी कि जो इंडियाज लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। इसमें दिया भी होगा, ये देखिए सेट दे रखा है। तो इसमें कौन सा जो एक एंकर निवेशक बन गया है, इसकी बात करते हैं। तो एंकर निवेशक है यहाँ पे जो आईआईबी है, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फटाफट खत्म करते हैं, बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 30 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। चलिए, पश्चिमी घाट, अच्छा आई थिंक जियोग्राफी का क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा। पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला बेसाल्ट पठार किस राज्य में खोजा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल प्लेसेस इन न्यूज का सेक्शन है यहाँ पे। ये खोजा गया है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। अब अगर तुम सॉरी यहाँ पे अगर आप अगले क्वेश्चन को देखेंगे, राजा जी टाइगर रिजर्व की बात कर रहा है। 31 किस राज्य में स्थित है? आई थिंक इतना बेसिक तो आपको पता ही होगा, राजा जी टाइगर रिजर्व कहाँ है। ये है उत्तराखंड में। चलिए, अल्बाट्रांस अल्बाट्रास एपियास अल्बिना जो समाचारों में देखा गया है, किस प्रजाति से संबंधित है? प्लेसेस इन न्यूज के सेक्शन है यहाँ पे। ये यहाँ पे जो प्रजाति है, ये यहाँ पे है बटरफ्लाई, यानी कि जो है तितली। जी हाँ, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, कह रहे भारत का पहला स्लॉथ भालू बचाव केंद्र किस राज्य में स्थित है? स्लॉथ भालू बचाव केंद्र किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इग्नोर मत करिएगा। आपके जब भी मैं स्टार मार्क करता हूँ आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। तो चलिए, जब भी इसकी बात करेंगे, जो स्लॉथ भालू
बचाव जो सेंटर है, यानी कि रेस्क्यू सेंटर, तो इसके आंसर की हम बात करेंगे तो ये है कर्नाटका में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस पड़ोसी के बीच एक विवादित क्षेत्र रहा है? यानी कि पुराना क्वेश्चन है क्या? वैसे अगर इसकी बात किया जाए तो तलपट्टी, हालांकि ये विवाद हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। तलपट्टी द्वीप वाला जो था, ये आप इसको तो चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, ये वैसे था, ये बांग्लादेश के साथ। ये विवाद 2015 में ही शामिल कर लिए, सॉल्व कर लिए गए, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा क्यों गया है ये समझ नहीं आया। चलिए 35वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 35वें नंबर कह रहे मरीना द्वीप। मरीना जो समुद्र तट है वो भारत के निम्नलिखित मैदानों में से किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है मरीना तट, यानी कि जो मरीना बीच है, ये हमेशा न्यूज में रहता है। इस पे आई थिंक यूपीएससी ने भी एक बार क्वेश्चन पूछा है। तो अगर इसके आंसर की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल जो प्लेन है वो। थार मरुस्थल, थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग भारत क्षेत्र में स्थित है? अब देखे होंगे ना, ये ऐसे ऐसे होते हुए इधर अपना वही दुश्मन देश, अपना प्यारा भारत इधर। तो यहाँ पे जो पूरा थार मरुस्थल का जो है, कौन कितना परसेंट एरिया जो है भारत के हिस्से में है, तो ये है 85%, जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए लक्षद्वीप, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि 37 नंबर क्वेश्चन होगा। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग आसानी से बता सकते हैं। इसे किसके द्वारा मालदीव से अलग होता है? यानी कि 8 डिग्री से 9 डिग्री, 13 डिग्री कहाँ है भाई? 13 डिग्री तो है ही नहीं। तो 37 की अगर बात करें तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8 डिग्री चैनल। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है उत्तर से दक्षिण तक भारत के जो भी दिए गए टाइगर रिजर्व हैं, अभयारण्य का सही क्रम आपको दर्शाना है, यानी कि नॉर्थ से लेकर के आपको साउथ तक अरेंज करना है। तो नॉर्थ की अगर बात करें तो सबसे पहले आएगा दुधवा। तो दुधवा देखिए इसमें दे रखा है, और एक इधर है दुधवा। जी हाँ, यानी कि कान्हा टाइगर रिजर्व, ये तो इसमें हमारा ऑप्शन नहीं होने वाला है। और नहीं इंद्रावती, तो सबसे यहाँ पे देखा जाए तो लास्ट में आएगा ना इंद्रावती। तो इंद्रावती पहले नहीं आएगा, ये यहाँ पे नहीं होगा। फिर ना तो कान्हा होगा, दुधवा, कान्हा, इंद्रावती देखिए यहाँ मिडिल में है, इंद्रावती सबसे लास्ट में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर मैंने दिया है, आप मुझे इनके राज्यों का जो क्रम है ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, ये आपका, आपके लिए एक होमवर्क का काम है। आप इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि जो दुधवा टाइगर रिजर्व है, कान्हा, बांदीपुर, इंद्रावती, ये भी जो हुई है, इनके आप राज्यों का क्रम आप मुझे बताएंगे। क्योंकि मैंने अब देखिए नॉर्थ से साउथ वाला एक क्वेश्चन यहाँ पे तो जो है, लेकिन हो सकता है आपसे राज्यों के क्रम में पूछ लिया जाए, है ना? तो आपको इस तरीके से भी प्रिपेयर होकर के जाना है। चलिए मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन को, जाकि अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास, द्रास एरिया। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत ही हम करीब हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए 41 आ गया। 40 की बात करते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? रिवर सिस्टम को आपको हाईलाइट किया गया है। हालांकि इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये पहला ही क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा रिवर बस। चलिए कृष्णा, गोदावरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सब कहाँ? गोदावरी आप देखेंगे तो ये तो नहीं होगा। कृष्णा देखेंगे, ब्रह्मपुत्र ये भी नहीं है, तो कौन सी नदी है? इंडस रिवर, सिंधु हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अराकान योजना, अराकान, अराकान योमा, हिमालय की जो एक श्रृंखला है, कहाँ स्थित है? चलिए अराकान योमा की अगर बात करें, ये जो हिमालय की जो एक श्रृंखला है, ये जो है कहाँ पे है? आप देखे होंगे ना कि अभी न्यूज आई थी कि जो एक जो बीएसएफ है, यानी कि जो बीएसएफ और म्यांमार के जो भी इस देखने को मिला है, जिसमें से एक बीएसएफ के जवान ने उनके जवान को मतलब समझ रहे हैं ना, निपटा दिया, पूरा खत्म कर दिया है।
तो वही हुआ है, तो उसी से यहाँ पे क्वेश्चन को इसको डिजाइन किया गया है कि जो भी ये अराकान योमा है, एक हिमालय की श्रृंखला है, कौन से देश के पास है, ये है म्यांमार। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, खत्म करते हैं 42वें क्वेश्चन। सिरपुर वेटलैंड, सिरपुर वेटलैंड बताइए। 42वें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सिरपुर वेटलैंड जो हाल ही में खबरों में थी, ये किस राज्य में स्थित है। आप इसका सिरपुर की बात करेंगे तो सिरपुर जो वेटलैंड है ये अपने एमपी में है, वहाँ भी चुनाव भी हुए थे। तो जो रामसर कन्वेंशन ये जो हुआ था, जो रामसर कन्वेंशन है, ये कौन से ईयर में हुआ था, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, और कहाँ हुआ था ये भी बताएंगे, यानी कि किस कंट्री में हुआ था। ठीक है, इससे आपका ये बेसिक अगर नहीं पता होगा तो आप गूगल में सर्च करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे, फिर अब आप उसको जब वीडियो में आकर के जब कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे ना, जो चीज़ आप लिख देते हो ना, तो वो चीज़ ज़्यादा याद रहती है। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से ईयर में हुआ था और किस देश में हुआ था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, यानी कि जो इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल है, इसकी बात कर रहे हैं। अंतर्देशीय, अंतर्देशीय मतलब देख रहे हैं। चलिए, इसके आंसर की बात करें तो ये होगा कोलकाता में। आप देखे होंगे कि अलग से एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया है कि जो है अंदर से ऐसे ट्रेन जा रही है, पूरा इधर उधर मछली वगैरह, आज अच्छा लगता होगा देखने में उसे। हालांकि हम वहां तक कभी पहुंचे नहीं, कभी मौका मिला तो देखेंगे जरूर। चलिए, करेक्ट आंसर की बात करें कि जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। माउंट कुन, माउंट कुन को अभी जो है न्यूज में देखा गया था, माउंट कुन जो खबरों में था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। माउंट कुन की बात करें तो ये है लद्दाख, लद्दाख एरिया। चलिए, कुवैली, कुवैली कहाँ है, ये भी खबरों में थी, ये भी वही है हमारे लद्दाख एरिया में ही। ये भी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। चलिए, 46 नंबर। आज ना मेरा थोड़ा लैपटॉप स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों, इसकी वजह से आपको हो सकता है थोड़ा डिस्टरबेंस भी हो, वीडियो लॉन्ग भी हो सकती है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं इसको कट करके आपको प्रोवाइड करूँगा। इसमें एडिट आज ज़्यादा करना पड़ेगा। चलिए, विझिन जाम बंदरगाह, ये भी जो है खबरों में था। बताइए कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। विझिन जाम बंदरगाह, अजीब सा नाम है, विझिन जाम पोर्ट। विझिन जाम की अगर बात करते हैं तो ये है केरला में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बुजी ब्रिज, बुजी ब्रिज का भी आप देखे होंगे कि जो इनॉग्रेशन हुआ था, तो ये भारत के द्वारा डेवलप किया गया जो है, तो इसके आंसर, हालांकि ये इंटरनेशनल लेवल पे है, लेकिन जो भारत ने बनाया है तो जाहिर सी बात है कि इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। जो बुजी ब्रिज है, आंसर की बात करेंगे तो भारत ने बनाया है मोजाम्बिक में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, बोगीवील, बोगीवील, बोगीबील जहां अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है, किस राज्य में। इनलैंड वाटर टर्मिनल की बात कर रहा है कि जो इनलैंड वाटर वे ट्रांसपोर्ट टर्मिनल यहाँ पे जो हुआ था वो किस स्टेट में है। ठीक, तो किस स्टेट में है, तो आई थिंक आप इसको एक बार क्रॉस चेक करिएगा, मुझे इसमें डाउट लग रहा है। इनलैंड वाटर वे कहाँ, उत्तराखंड में होगा। नहीं नहीं, आप लोग इसको एक बार क्रॉस चेक करिएगा, आई थिंक असम होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, आप लोग इसको क्रॉस चेक करिएगा, इसका आंसर उत्तराखंड नहीं होना चाहिए। इनलैंड वाटरवे टर्मिनल की बात हो रही है तो उत्तराखंड तो कतई नहीं हो सकता, उत्तराखंड सरासर ही गलत है यहाँ पे। आई थिंक असम होना चाहिए।
असम या तो पश्चिम बंगाल से दो में से होगा। आप लोग इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तुंगनाथ मंदिर। तुंगनाथ मंदिर जो खबरों में था, किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है? तुंगनाथ मंदिर की अगर बात करें तो तुंगनाथ मंदिर जो है ये है उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड में है, इसीलिए मैं शायद कंफ्यूज हो रहा था। हालांकि कोई बात नहीं, आप लोग उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, शायद आई थिंक उसका आंसर जो है असम होना चाहिए। बाकी आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा। तुंगनाथ टेम्पल जो खबरों में था, तो ये जो उत्तराखंड राज्य में है। ये हमारे कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है। अब अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं पार्ट 2 जरूर लाऊंगा, क्योंकि पेपर आपका बहुत नज़दीक है। चलिए, तो ये था वीडियो का एंड। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। और मैं आपको पेपर शुरू होने से पहले जो भी डाउट होंगे, बेसिक जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको मैं तो फुलफिल कर ही रहा हूँ। जो भी चीज़ें हैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ। और बाकी जो भी है आप मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आप जो है जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। और सेशन के पीडीएफ के लिए आप जो है पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहाँ से जा कर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आप टेलीग्राम में एक लिंक चैनल भी मिलेगा। आपका जो भी डाउट हो वहाँ पे पूछ सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। तो ये था वीडियो का एंड। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल